अस्सलाम वालेकुम जी। पिछली वीडियो में मैंने जिक्र किया था कि पाकिस्तान के मेहनत कश अवाम ने यानी मजदूर, किसान और तलबा ने एक इनकलाब किया जिसे 68 या 69 की मूवमेंट कहते हैं, यानी 68-69 के अंदर होने वाला इनकलाब जो अयूब आमरीत के खिलाफ था। इसमें उस वक्त की स्टूडेंट तंजीम जो NSF थी यानी नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन वो पेश थी, मगर इस सारी तहरीक के नतीजे में जो फैसला किया गया कि एक नई सियासी पार्टी बनाई जाए जिसका नाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रखा गया और बदकिस्मती से एक बहुत बड़े जागीरदार यानी जुल्फकार अली भुट्टो को उसका चेयरमैन चुन लिया गया। NSF पाकिस्तान में तो उस तरह से उसके बाद ना रही, क्योंकि पीपल्स पार्टी बनने के बाद पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन जो है वो बना दी गई और बहुत सारे लोग, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो इनकलाबी सोच रखते थे वो अक्सरियत उनकी उसमें चली गई, मगर कुछ लोगों ने स्टैंड किया। अलबत्ता जम्मू कश्मीर में NSF एक बहुत फाल तलबा तंजीम रही, बल्कि यूं कह सकते हैं कि आप सबसे बड़ी तलबा तंजीम रही अक्सर अरसे में। पाकिस्तान में जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बनी तो ये चंद ही माह में ये पाकिस्तान यानी मगरबी पाकिस्तान की सबसे बड़ी मकबूल जमात बन गई, मगर मशरकी पाकिस्तान में इसकी मकबूलियत उस तरह से ना हो सकी क्योंकि वहाँ पे उस वक्त नेशनलिज्म के नज़रियात जो हैं वो बहुत फैल चुके थे। उसकी एक तवील अरसे से महरूमियों का सिलसिला चल रहा था। मैंने जिक्र किया था कि इलेक्शन में 162 सीटें ली अवामी लीग ने मशरकी पाकिस्तान से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 81 सीटें ली। अब असूलन इक़्तिदार जो है वो शेख मुजीब को मिलना चाहिए था, मगर यशया खान और भुट्टो साहब ने ये ना होने दिया और भुट्टो साहब ने कहा कि जो उधर जाएगा उसकी टांगें तोड़ दी जाएंगी, ढाका में इजलास नहीं होगा, अगर होगा तो उसमें जाने नहीं देंगे, इधर तुम उधर हम, और इस तरह की बहुत से बातें हुई, जिसके नतीजे में मशरकी पाकिस्तान अलग हुआ और बहुत ही गलत हालात हुए, बहुत कुछ हुआ, बहुत से मसाइल हुए, बहुत सी ज्यादतियाँ हुई और जो कुछ भी हुआ जाहिर है वो नहीं होना चाहिए था। और साथ में एक और जो बहुत बुरा हुआ ये हुआ कि वो पाकिस्तान के 90,000 फौजी जो हैं वो इंडिया की कैद पे चले गए। पाकिस्तानी जो इलाका था मगरबी पाकिस्तान का वो बचा, उस पर भुट्टो साहब जो हैं वो सिविल माशाल्लाह एडमिनिस्ट्रेटर बन गए, उनकी हुकूमत कायम हुई। हुकूमत कायम होने के बाद उन्होंने कुछ कामयाबियां हासिल की, जैसे कि 90,000 कैदियों को छुड़वा लाया। लेकिन जैसे कि मैं पहले अर्ज कर चुका हूं कि आप इस नुक्ते पे गौर कीजिए, या वो लोग जो भुट्टो साहब के चाहने वाले हैं, बिलखुसूस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग, वो मेरी थोड़ी रहनुमाई कीजिए कि अगर भुट्टो साहब इक़्तिदार दे देते और अगले 5 साल तक के लिए अवामी लीग की हुकूमत बनती तो उसमें क्या हर्ज था? क्या वो 5 साल के लिए अपोजिशन में नहीं बैठ सकते थे? जाहिर है बंगाल के अंदर जो लोगों की उम्मीदें थी वो पूरी ना होती और यूं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मशरकी पाकिस्तान में भी बहुत बड़ी पॉपुलरिटी से नेक्स्ट इलेक्शन में जीत सकती थी और बहुत कुछ जो गलत हुआ वो नहीं होना चाहिए था, वो ना हो पाता। बहरहाल यहाँ पे उन्होंने दोबारा इलेक्शन करवाने थे क्योंकि मुल्क अब टूट चुका था या नया मुल्क बन चुका था। जो पहले इलेक्शन थे वो तो मुश्तरका पाकिस्तान में थे। इस दौरान 90,000 कैदियों को छुड़वाया। इस दौरान आलमी सरबराही कॉन्फ्रेंस बुलाई मुसलमान ममालिक की, इस्लामिक सरबराही कॉन्फ्रेंस लाहौर में, और भुट्टो साहब की मकबूलियत में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ। भुट्टो साहब के मुकाबले में 9 सितारा इत्तेहाद बनाया गया, यानी 9 इस्लामी जमातों के, जिसको एयर मार्शल असगर खान, मुफ्ती महमूद, मौलाना मौदूदी साहब और इस तरह के लोग जो हैं वो लीड कर रहे थे। आइंदा नए इलेक्शन करवाने का भुट्टो साहब ने ऐलान करवाया और सिर्फ इलेक्शन करवाने का ऐलान नहीं करवाया बल्कि धांधली करवाने का भी तरीकाकार बनाया, बावजूद इसके कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इतनी पॉपुलरिटी थी कि वो जीत सकती थी, मगर बहुत सी जगहों पे उन्हें धांधली करनी पड़ी। खुद भुट्टो साहब के हल्के में वो चाहते थे कि मैं बिला मुकाबला इलेक्शन लड़ूं, लेकिन अपोजिशन का जो उम्मीदवार था वो उनके मुकाबले में इलेक्शन लड़ने पर बजिद था और उसे अगवा कर दिया गया। यूं इलेक्शन हुए और साथ ही धांधली के इल्जामात लगे, पूरे मुल्क में तहरीक चल गई, लोगों ने बहुत ज़्यादा जो है वो एहतजाज करना शुरू कर दिए। भुट्टो साहब की एक बहुत बड़ी गलती थी कि उन्होंने मुखालिफिन पे बहुत से मुकदमात भी बनाए, जिस तरह के ANP असफन यार वली खान वगैरह पे। उसके अलावा लोगों पे गोलियां भी चलवाई, जिससे हालात मज़ीद ख़राब होते गए। मौलाना कौसर नियाज़ी अपनी किताब में लिखते हैं कि भुट्टो साहब ने अब्दुल हफीज़ पीरज़ादा से पूछा कि हफीज़ तकरीबन कितने हलकों में धांधली हुई होगी? तो उन्होंने कहा जी 30 से 40। तो उन्होंने कहा क्या ऐसा नहीं हो सकता कि वहां पे दोबारा इलेक्शन करवाए जाएं और अपोजिशन के मुकाबले में हम अपना उम्मीदवार नहीं देंगे? मगर अपोजिशन उस वक्त तक जो है वो इस नतीजे पे पहुंच चुकी थी कि ये पूरे इलेक्शन फेक हैं, पूरे इलेक्शन दोबारा होना चाहिए, सिर्फ उन हलकों की बात नहीं है।
इससे पहले इलेक्शन के दौरान भुट्टो साहब ने बड़ी कोशिश करके ये किया कि जो अपोजिशन के वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार थे वो एयर मार्शल असगर खान थे, मगर उन्हें हटा के मुफ्ती महमूद साहब हूँ उन्होंने मेल मिलाप करके अपोजिशन के अंदर ही उनको डिक्लेयर करवाया, ताकि जो है लोग एक मजहबी शख्सियत को देख के, बहुत से लोग इख्तलाफात की वजह से या बहुत से लोग कुछ और वजूहात की बिना पे वो जो है वो उसमें उनको वोट नहीं करेंगे। बहरहाल ये बात तो इस बात से साबित हो जाती है कि धांधली हुई, चूँकि खुद भुट्टो साहब ने पूछा, उनके ऐसे लोग शायद इकट्ठे हो गए थे जिन्होंने उन्हें मशवरे दिए जी कि धांधली करवाते हैं, ये करवाते हैं, वो करवाते हैं, और फिर ये सारी सूरत हाल हुई, बावजूद इसके कि बहुत बड़ी पॉपुलरिटी थी। हालांकि भुट्टो साहब ने बहुत कोशिश की मज़हब को इस्तेमाल करने की। पहले जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बुनियादी नुकात थे कि इस्लाम हमारा दीन है, जमहूरियत हमारी सियासत है, सोशलिज्म हमारी मैशियत है, ताकत का सरचश्मा अवाम है, बाद में उन्होंने तब्दील करके मसावात महमदी हमारी मैशियत कर दिया, मिर्ज़ाइयों को काफिर करार दिया असम्बली में, जो कि एक ज़ाहिर है कि एक बड़ी कामयाबी थी, एक बड़ा फितना किसी हद तक दूर हुआ। और इसके अलावा और भी आइन में इस्लामी दफात शामिल की, जुमे की छुट्टी की, इस तरह से बहुत कुछ किया, मगर मजहबी जो लोग थे वो बावजूद इसके उनके खिलाफ ही रहे, और वो एहतजाजी तहरीक बिलाखिर मार्शल लॉ की सूरत में जाके एंड हुई, जब जनरल ज़िया उल हक ने मार्शल लॉ लगा लिया। दिलचस्प बात यह है कि जनरल ज़िया उल हक को भुट्टो साहब ने प्रोटोकॉल या सीनियरिटी के खिलाफ प्रमोट किया था, इसलिए कि उन्हें लगता था कि ये ऐसा बंदा है कि ये कभी भी मेरे खिलाफ बगावत नहीं कर सकेगा। बल्कि एक वाक़या जो बहुत मशहूर है कि भुट्टो साहब कमरे में दाखिल हुए और जनरल ज़िया उल हक साहब जो वो सिगरेट पी रहे थे, तो उन्होंने फ़ौरन इस ख्याल से कि कहीं भुट्टो को उसमें मेरा सिगरेट पीना बुरा ना लगे, अपना सिगरेट जो है वो जेब में रखा, और वो कुछ देर बाद जेब से मतलब उनके कपड़ों की जलने की बू आई, तो भुट्टो ने बाद में कहा कि जी जो शख्स मेरे सामने सिगरेट पीने की जरूरत नहीं कर सकता वो इक़्तिदार मुझसे क्या लेगा, या वो मार्शल लगाने की जरूरत क्या करेगा। भुट्टो साहब चूंकि दलेर भी बहुत थे और मगरूर भी बहुत थे, जर्नल्स के साथ, अपने हमायतियों और साथियों के साथ भी बाद में उनका रवैया बहुत गलत हो गया था। एक दफ़ा कहते हैं कि एक मीटिंग थी या इशाइया था जिसमें रात 12 बजे तक भुट्टो साहब नहीं आए, तो जे रहीम जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानियों में से थे और भुट्टो साहब के करीबी साथी थे, उन्होंने गिलास टेबल पे मारा और कहा कि तुम सब लाड़काना के महाराज का इंतजार करो, मैं तो चलता हूँ। और जब भुट्टो साहब आए तो उन्हें ये बताया गया कि जी ऐसा हुआ, वो ऐसे चले गए, तो फिर उन्होंने अपने स्टाफ को भेजा और भुट्टो साहब के सिक्योरिटी अफसर ने जे रहीम को घर पे जाके बहुत ज़्यादा तशद्दुद का निशाना बनाया। ऐसी और बहुत सी मिसालें हैं और बहुत सारे वाक़यात हैं। अगर आपने मौलाना कौसर नियाज़ी की किताबें और लाइन कट गई और तलवार लटक गई, या मुजाहिद बरेलवी की किताब जालिब पढ़ी हो, या जो मशरकी पाकिस्तान के हवाले से किताबें लिखी गई हैं, मैंने डाका डूबते देखा ब्रिगेडियर सिद्दीक साले की, वो पढ़ी हो तो आपको पता लग सकता है। एक सवाल जो मैंने पहले किया था कि क्या शेख मुजीब को इक़्तिदार देना मुनासिब नहीं था, क्या भुट्टो साहब उन तमाम तर महरूमी और मसाइल जिनकी वजह से बांग्लादेश के अवाम इस नतीजे पे पहुंचे थे, इस नेज पे पहुंचे थे, वो ख़त्म नहीं हो जाते थे। और बाद में जब शेख मुजीब को बताया गया कि भुट्टो साहब वज़ीर आज़म बन गए और ये हो गया, तो वो जब स्याला में कहते थे तो उन्होंने कहा वो कैसे बन गए, मैं अक्सरियत तो मेरे पास थी। तो फिर उन्हें बताया गया जी कि पाकिस्तान जो है वो अलग हो गया, दो टुकड़े हो गया। तो उन्होंने कहा मुझे अभी रेडियो पे ले जाओ, मैं अभी अपने लोगों को कहता हूँ और सब ठीक करने की कोशिश करता हूँ, मगर जाहिर है कि उन्हें मौका नहीं दिया गया, और यूं मगरबी पाकिस्तान के भुट्टो साहब वज़ीर आज़म रहे। उसके बाद उन्होंने बहुत से काम भी किए, जैसे न्यूक्लियर पावर शुरू किया, पेंशन का निज़ाम लाया, स्टूडेंट्स के लिए जो बसों में डिस्काउंट है वो की, कुछ इस्लाहात भी की जागीरदारी को ख़त्म करने के लिए, मगर ये बहुत नाकाफ़ी इस्लाहात थी। उन्होंने यूँ समझ लें कि नेशनलाइज की बहुत सी फैक्ट्रियाँ, लेकिन स्टेट ऑन कुछ फैक्ट्रियाँ नहीं लगा सके, स्टेट का कोई स्टेक होल्डर नहीं था, और ना ही कुछ तरह मशीनरी या ब्यूरोक्रेसी थी जिसकी वजह से फ़ायदा होने के बजाय उल्टा नुकसान हुआ। यूँ समझ लें कि उन्होंने सिस्टम के साथ छेड़छाड़ की, मगर पूरी तरह से सिस्टम को बदलना ना चाहा। क्या भुट्टो साहब की फांसी आलमी साजिश थी, या अमेरिका ने करवाई, या सिर्फ जनरल ज़िया उल हक जो है उन्होंने इक़्तिदार हासिल करने के लिए, या उनके इक़्तिदार की हवस जो है वो वजह थी भुट्टो की फांसी की? इस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी तो वो मैंने ज़रा ज़्यादा डिटेल से बनाई थी भुट्टो साहब के हवाले से, आप वो भी देखिएगा तो फिर आपको बहुत सी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। उनके चाहने और मानने वालों से एक मेरा ये सवाल है कि इक़्तिदार मुंतकिल क्यों ना किया गया। दूसरा मेरा ये सवाल है कि
क्या ये गलत नहीं था कि धांधली करवाई गई बावजूद इसके कि इतनी बड़ी मकबूलियत थी। तीसरा ये सवाल है कि फिर अपने लोगों पे अवाम पे गोलियां चलवाने के आर्डर्स क्यों दिए गए। एक जगह पे 3 ब्रिगेडियर्स ने गोलियां चलाने से इनकार भी किया, दूसरी जगह पे गोलियां चली मगर लोगों के सरों के ऊपर से चली। और जाहिर है कि जब हालात उस नहज पे पहुंच गए तो मौका मिल गया जनरल ज़िया हक को। और इक़्तिदार ऐसी चीज़ है कि बहुत कम लोग होते हैं कि इनके हाथ में मौका आए और वो उस मौके को गंवा दे। बात करेंगे इस पे एक अलग से कि क्या वाकई सिर्फ ये एक आलमी साजिश थी, अमेरिका भुट्टो को हटाना चाह रहा था, या सिर्फ जनरल ज़िया हक के इक़्तिदार की हवस थी। बहुत शुक्रिया जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।